हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने अंग्रेजों के भारत में आने का क्रम, पुर्तगालियों के भारत में आने का क्रम, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज का हमारा टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध, आंग्ल मराठा संबंध और अंग्रेजों के भारत के जो पड़ोसी देश थे, यानी कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के भारत के जो पड़ोसी देश थे उनसे किस तरीके से संबंध रहे थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, उनको भी आप वॉच कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आगामी जितने भी सारे आपके अपकमिंग एग्जाम हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हम पानीपत के तृतीय युद्ध से। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे फेमस। कौन कौन से हुए थे? तीसरे के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसी से मुगल सत्ता की शुरुआत हुई थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जहाँ से मुगलों ने अपना एक तरीके से शासन की शुरुआत करी थी। 1526 में पहला। दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, विक्रमादित्य हेमू के बीच में, और एक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। अकबर की तरफ से बैरम खान ने नेतृत्व करा था क्योंकि अकबर काफी छोटा था उस समय, और विक्रमादित्य हेमू, इन दोनों के बीच में हुआ था 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हुआ किस तरीके से, क्या क्या चीजें हुई थी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले जो मराठा थे, मराठा का साम्राज्य जो था बहुत ज़्यादा फैल चुका था। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के बाद संभाजी और बाजीराव प्रथम बहुत ज़बरदस्त योद्धा थे। तो इनकी वजह से मराठाओं ने काफ़ी समय से हार नहीं दिखी थी, और लगभग लगातार 40-50 सालों में मराठा कभी हारे ही नहीं थे। तो मराठा जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उस टाइम जो सर्कमस्टांसिस थे उसमें मराठाओं ने क्या सोचा कि ये भी एक तरीके की एक और नॉर्मल सी लड़ाई है। इस तरीके से चीज़ें चली, मराठाओं ने काफ़ी हल्के में लिया इस युद्ध को। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक लेगेसी बना के चले गए थे। कौन? बाजीराव प्रथम, शिवाजी, संभाजी, इनकी वजह से एक लेगेसी बन चुकी थी जिससे मराठा एक तरीके से कभी जिंदगी में हारे नहीं थे। इस तरीके का मतलब उनकी एकाध पीढ़ियां इस तरीके से गुजर चुकी थी कि उन्होंने कभी हार का सामना ही नहीं किया था, उन्होंने सुना ही नहीं था कि मराठे कभी हारे भी हैं। इस तरीके से चीज़ें चली थी। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ क्या था, पहले इसको समझते हैं कब हुआ था। ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में। और कहाँ हुआ था? पानीपत के मैदान में। पानीपत आपका आज के हरियाणा में पड़ता है। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो दुर्रानी, यानी कि जो आपका ईरान बेसिकली बोल सकते हैं, फारस बोल सकते हैं, वहां से आया था अहमद शाह अब्दाली। अब युद्ध के कारण क्या थे? मराठाओं का विस्तार। बेसिकली मराठा काफी इन्होंने अपना विस्तार काफी फैला लिया था और ये पंजाब तक में फैल चुके थे और वहां से भी आगे बढ़ रहे थे। और अब्दाली का एक तरीके से अब्दाली से पहले आया था नादिर शाह। नादिर शाह अपने कुछ बंदों को बैठा के गया था, तो मराठाओं का उनसे संघर्ष हुआ। फिर अब्दाली के बेटे से भी संघर्ष हुआ। तो इस तरीके से चीजें चली। तो अब अब्दाली की क्या थी? भारत पर प्रभुत्व की इच्छा भी थी, क्योंकि वो इंडिया से नादिर शाह काफी सारी धन संपत्ति लूट के ले गया था, पीकॉक थ्रोन, ये सब चीजें लेके गया था वो। शाह वली उल्लाह और मुस्लिम सरदारों का निमंत्रण। बेसिकली होता क्या है, हमने प्राचीन काल से ही देखा है कि जो राजा हैं उनको हराने में उनके ही जो सहयोगी होते हैं वो बाहर से लोगों को आमंत्रित करते हैं और आपस में ही हराते हैं। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। वो आपस में उनकी जो शत्रुता होती है उसकी वजह से बाहरी लोग आके फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह की चीज़ें यहाँ भी चली। शाह वली उल्लाह और मुस्लिम सरदारों ने निमंत्रण दिया कि भाई आ जाओ आप, ये मराठा, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये सब बोला उन्होंने। और रोहिल्लों और अवध का अब्दाली को समर्थन। और अवध का जो उस समय नवाब था उसने अब्दाली को सपोर्ट करा, क्योंकि मराठों ने किसी से हेल्प ही नहीं ली। मराठों को लगा कि हम तो जीतते हैं तो अभी भी जीत जाएंगे, तो उन्होंने किसी से हेल्प लेने की कोशिश भी नहीं करी। तो अवध भी ना चाहते हुए उसने अब्दाली का साथ दिया। बेसिकली इस तरीके से चीज़ें चली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। तो ये सब इसके युद्ध के प्रमुख कारण रहे थे। तो इसमें हुआ क्या, जो पक्ष थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो मराठों की तरफ से किसने नेतृत्व करा? मराठों की तरफ से उस समय जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, यानी कि नाना साहब थे। लेकिन युद्ध के लिए जो आए थे वो कौन थे? सदाशिव राव भाऊ। ये इनके नेतृत्व में युद्ध के लिए मराठा आए थे। कहाँ? पानीपत में। और मराठे बेसिकली इनका
जो एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली चलता था वो कहाँ चलता था, महाराष्ट्र वाले रीजन में। और आए कहाँ थे, पानीपत में युद्ध करने के लिए। तो काफ़ी लंबी दूरी तय करके युद्ध करने आए थे, इस तरीके से चीज़ें चली थी। और मराठों के साथ कौन थे, सदाशिवराव भाऊ ने नेतृत्व करा था, विश्वासराव, इब्राहिम खान गार्डी ये थे। और अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली, और इनने रोहिल्लों का सपोर्ट ले लिया था, नजीब उद्दौला और सुजाउद्दौला अवध से। अवध से जो सुजाउद्दौला थे उन्होंने भी अब्दाली का समर्थन किया था। तो इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो बाजीराव प्रथम बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे, जिन पे बेस्ड मूवी भी बनी है बाजीराव मस्तानी, लेकिन उसमें तो कुछ अलग ही तरीके से दिखाया गया था। लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा युद्ध जीते थे, और मराठों का जो साम्राज्य है एक्चुअल में इन्हीं की वजह से ही याद किया जाता है, शिवाजी, और इनका काफ़ी बहुत बड़ा रोल था। शिवाजी ने तो शुरुआत ही करी थी और इन्होंने काफ़ी फैलाया था। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के निकट मुगलों को हराया था, मतलब मुगलों को एकदम डरा धमका के यहाँ इस तरीके से चले गए थे। बाजीराव प्रथम काफ़ी एक जबरदस्त योद्धा थे। 1757 में अब्दाली ने क्या करा, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली तो बेसिकली तो मराठों के डायरेक्ट कंट्रोल में थी नहीं, मुगलों को हरा के गए थे मराठे, तो वैसे ही मुगल काफ़ी कमज़ोर थे, तो अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर 1758 में क्या हुआ, रघुनाथ राव ने दिल्ली से नजीबुद्दौला को भगाया। यहाँ रघुनाथ राव यानी कि मराठे फिर से कुछ अपने बंदों को बिठा के आए थे, इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। तो एक तरफ से मराठे आके दिल्ली में अपना इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, और एक तरफ से अब्दाली आके इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। इस तरीके से इनके बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही थी। फिर पंजाब और लाहौर पर क्या हुआ, रघुनाथ राव ने कब्जा कर लिया, तैमूर शाह को हटाया। तैमूर शाह यही मराठा अब्दाली के लिए, मराठा और अब्दाली के बीच में संघर्ष के लिए तैमूर शाह ही रिस्पॉन्सिबल था। तैमूर शाह को जब मराठों ने हटाया तो इससे क्या हुआ, अब्दाली को बुरा लगा और वो सीधे संघर्ष के लिए मराठों से लड़ने के लिए आया। इस तरीके से चीज़ें चली। तो 1759 में अब्दाली भारत आया, इससे पहले भी आके गया था, ये काफ़ी सारी चीज़ें लूट के गया था, इस तरीके से चीज़ें चली थी। मराठा सेना में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में उत्तर में पहुंची, लगभग ऑलमोस्ट से 1600 किलोमीटर चल के आए थे, काफ़ी दूरी पे आए थे, इस तरीके से चीज़ें चली थी। और मराठाओं ने शुरुआती दौर में जो पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ था, तो शुरुआती दौर में तो मराठों को काफ़ी विक्ट्री मिली, लेकिन धीरे धीरे इनकी रसद की कमी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो इसकी वजह से हारे, अल्टीमेटली हारे। और कुंजपुरा युद्ध एक मराठों की विजय हुई थी। 2-3 माह तक पानीपत में गतिरोध चला था, बेसिकली पानीपत में हॉल्ट करके बैठे थे, क्योंकि ये एक साइड मराठा एक साइड अब्दाली, और बीच में क्या है, अब नदी है जो यमुना नदी, उसमें काफ़ी पानी का स्तर बढ़ा हुआ था, तो हॉल्ट करके बैठे हुए थे, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के सामने गतिरोध के रूप में बैठे हुए थे। इस तरीके से चीज़ें चली थी, जिससे क्या हुआ, मराठों में क्या हुआ, रसद की कमी हो गई। तो मराठे मतलब एक तो इतनी लंबी दूरी तय करके आए थे, तो उन्हें लगा या तो भूखे मरना है या लड़के मरना है, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि लड़के ही मरना, क्योंकि मराठे एक तरीके से स्वाभिमानी लोग थे। तो इस तरीके से चीज़ें चली। तो 14 जनवरी 1761 को दिन तैयार किया गया। उसी दिन क्या हुआ, पहले तो काफ़ी एकदम मराठों ने, इनका पलड़ा भारी था। सदाशिवराव भाऊ जो थे वो जब युद्ध कर रहे थे, तो अचानक वो युद्ध करते करते ज़मीन में आकर लड़ने लग गए। तो मराठों को लगा कि सदाशिवराव भाऊ कहीं चले गए हैं, या इस तरीके से हुआ कि उनकी मृत्यु तो नहीं होगी, तो थोड़ा सा पैनिक मोड में आ गए। तो यहीं पे अब्दाली को थोड़ा सा बेनिफिट मिला, और उसने इसी पैनिक का फ़ायदा उठाया, और इस तरीके से चीज़ें चली, और अल्टीमेटली अब्दाली इसमें जीता, और विश्वासराव की इसमें मृत्यु हो गई। सदाशिवराव भी वीरगति को प्राप्त हो गए, और अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी हो गया। तो इससे क्या हो गया कि मराठाओं की शक्ति एकदम से डाउन हो गई, मतलब मराठाओं को इतनी बड़ी हार मिली। ऐसी हार उन्होंने इससे पहले 50-60 सालों से कभी देखी नहीं थी, कभी हारे ही नहीं थे वो, और एकदम बहुत जबरदस्त हार हो गई इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो इस तरीके से चीज़ें चली थी पानीपत के तृतीय युद्ध की। तो इसके बाद ये डिसाइड हो गया कि भारत पर मराठों का तो साम्राज्य नहीं रहेगा। इसने अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि मराठाओं की बहुत ज़्यादा क्षति हुई इस युद्ध में। हाँ, अब्दाली की भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन बेसिकली इंडिया पे जो राज करना था मराठों को करना था, तो उनका काफ़ी मतलब नुकसान हुआ। तो अब्दाली तो फिर कुछ टाइम रहा, या फिर चले गया, वो किसी को बैठा के चले गया, या अपने ये साथी संबंधी को, इस तरीके से उसने यहाँ राजकाट, क्योंकि उसे यहाँ तो रहना नहीं था, वो जीत के लूटपाट करके वापस चले गए। अब देखते हैं एंग्लो मराठा युद्ध। जैसे ही अंग्रेजों को पता चला कि मराठे क्या हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में हार गए हैं और काफ़ी वो क्षीण हो चुके हैं, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। तो हुआ क्या, एंग्लो मराठा युद्ध हुआ 1775 से 1818 के बीच में।
तो मराठाओं में आंतरिक कलह भी चल रहा था, एक दूसरे से उत्तराधिकार का युद्ध भी चल रहा था, इस तरीके से चीज़ें चलते जा रही थी। वो जैसा कि हर साम्राज्य में होता है वो सब चल रहा था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भलीभांति उठाया। तो एंग्लो मराठा युद्ध में अगर देखें तो 1775 से 1818 तक हुए थे। इसमें कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1775 से 1782, दूसरा हुआ था 1803 से 1805, तीसरा हुआ था 1817 1818 में। और अल्टीमेटली फिर अंग्रेजों ने मराठाओं को छीण कर दिया और मराठा शक्ति का एक तरीके से अंत हो गया और भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। तो पानीपत, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? पानीपत का तृतीय युद्ध। अंग्रेजों को पता चला कि भाई मराठाओं को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, अभी सही मौका है, तो धीरे धीरे हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और मराठे अभी कमजोर है तो उन्हें समय लगेगा। इस तरीके से चीजें चली। माधवराव प्रथम ने मराठा शक्ति का पुनर्गठन करने की कोशिश करी 1761 से 1772 के बीच में, और 1772 में माधवराव की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार का विवाद जो है और ज्यादा बढ़ गया। तो अब देखते हैं प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो 1772 में क्या हुआ? माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी और पेशवा बनने का प्रयास करा। मतलब आपसी कलह चल रही थी, एक दूसरे को मार के उत्तराधिकारी यानी कि राजा बनने की कोशिश कर रहे थे। सवाई माधवराव वैध उत्तराधिकारी बने और 12 भाई परिषद, याद रखना किससे संबंधित है? मराठाओं से संबंधित है। 12 भाई परिषद में एक नेता निकले, कौन? नाना फडणवीस, जिन्होंने सवाई माधवराव का समर्थन किया। अब जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ? सूरत की एक संधि हुई 1775 में। इसमें रघुनाथ राव ने क्या करा? अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेज तो तैयार थे, कहीं ना कहीं से इनके बीच में फूट डालो और राज करो वाले कॉन्सेप्ट के लिए। तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, इस तरीके से चीजें चली और अंग्रेज इन्वॉल्व हो गए। तो इसमें जो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में पुरंदर की संधि हुई 1776 में, जिसने क्या करा? जो सूरत की संधि हुई थी ना 1775 में, उसको रद्द कर दिया। किसने? पुरंदर की संधि ने। और महाड़जी सिंधिया इसमें लड़ रहे थे। महाड़जी सिंधिया ने तलेगांव में अंग्रेजों को घेरा और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज करा, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी कि झुलसी धरती। इसमें क्या करते थे? खेतों को जला दिया जाता था, कुओं में जहर डाला जाता था। अगर इससे क्या था कि अगर अंग्रेज किसी एरिया को कब्जा भी करते तो उसका बेनिफिट ना उठा पाए। इस तरीके से ये स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई थी। किसने? बेसिकली मराठाओं ने बोल सकते हैं। फिर हुई बड़गांव की संधि 1779 में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। मतलब प्रथम एंग्लो मराठा में कुछ जगह अंग्रेज जीते, कुछ जगह मराठे जीते, इस तरीके से चीजें चली। कभी अंग्रेज जीत रहे, कभी मराठे जीत रहे। फिर अल्टीमेटली हुई सालबाई की संधि 1782 में। सालबाई की संधि सॉल्सेट अंग्रेजों के पास रहा, अधिकांश क्षेत्र मराठों को मिल गए और रघुनाथ राव को अंग्रेजी सहायता समाप्त हो गई और 20 वर्षों तक शांति बनी रही इस युद्ध के बाद। मतलब इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में एक टाई अप तरीके का रहा, कुछ जगह अंग्रेज जीते, कुछ जगह मराठे जीते, इस तरीके की चीजें चली। ये हो गया प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782। फिर उसके बाद आता है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805। इसमें माधवराव नारायण राव की मृत्यु होगी। बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। ये थे कमजोर शासक। जो बाजीराव प्रथम थे वो थे बहुत जबरदस्त शासक, बाजीराव द्वितीय उतने मतलब कैपेबल नहीं थे। फिर 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु होगी। फिर मराठा संघ में आंतरिक संघर्ष और बढ़ गया, धीरे धीरे मराठाओं में और ज्यादा कलह बढ़नी शुरू होगी। इसमें जो प्रमुख घटनाएं हुई, क्या हुई? 1 अप्रैल 1801 को बाजीराव द्वितीय ने विट्ठल जी होलकर की हत्या करा दी। यानी कि बाजीराव जो है पेशवा के दावेदार थे, इन्होंने होलकर की हत्या करा दी। 25 अक्टूबर 1802 को क्या हुआ? जसवंतराव होलकर ने हडपसर में बाजीराव और सिंधिया को हराया। मतलब आपस में लड़ते जा रहे हैं, होलकर बाजीराव से, यानी कि होलकर पेशवा से लड़ रहे हैं, फिर सिंधिया से लड़ रहे हैं, इस तरीके की चीजें आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। फिर अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पेशवा बनाया गया। बाजीराव द्वितीय भागकर बसैन पहुंच गया। बाजीराव द्वितीय मतलब कमजोर शासक तो था ही, वो डर के इधर भाग गया बसैन। फिर क्या हुई? बसैन की संधि हुई। बसैन की संधि में क्या हुआ? प्रमुख शर्तें क्या थी? अंग्रेजी सहायक सेना रखेंगे, 26 लाख आय वाला क्षेत्र कंपनी को दिया जाएगा, सूरत सौंपा जाएगा कंपनी को, निजाम से चौथ का दावा छोड़ेंगे। बेसिकली मराठाओं और निजाम के बीच में लगातार संघर्ष जारी था, तो बोला कि वही निजाम से चौथ का दावा नहीं छोड़ेंगे। मराठे चौथ लेते थे। अंग्रेजों के शत्रु यूरोपियों को नौकरी नहीं देंगे। बेसिकली मराठे यूरोपियों को रखेंगे नहीं, सिर्फ अंग्रेज होंगे। विदेश नीति में अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। मतलब इस तरीके से बसैन की संधि एक तरीके से मराठों के लिए काफी खराब साबित हुई। फिर सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट अभी आगे देखेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या हुआ वो भी इन्होंने अपना लिया। इस तरीके से चीजें चली। 1802 में ये क्या हुई? बसैन की संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बसैन की संधि 1802 में। ये क्या था? प्रीडेसर था किसका? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का। फिर 1803 से 5 के बीच में फिर कुछ जगह और मराठों ने संघर्ष करा। सिंधिया और भोसले ने विरोध करा, अंग्रेजों ने दोनों को हरा दिया। फिर 1804 में जसवंतराव होलकर का गठबंधन असफल रहा। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया? मराठे हार गए। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठे हारे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? मराठे अंग्रेजों के अधीन हो गए। अंग्रेजों ने पुणे सहित मराठा क्षेत्रों में स्थानीय सैन्य आधार मिला। भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता
और मजबूत हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को जो चैलेंज कर सकता था ना इंडिया में उस समय कौन थे, सिर्फ मराठे। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद और आंतरिक कलहों के कारण मराठे क्या हो गए, कमजोर हो गए थे। फिर आता है तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। इसमें तो मराठे ऑलमोस्ट फिर बहुत क्षीण हो चुके थे। फिर हेस्टिंग ने काफ़ी काम आसान हो गया था, पूरे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व हो ही गया था। 1813 में चार्टर अधिनियम, नए बाजारों की आवश्यकता बढ़ी थी। पिंडारी समस्या, हाँ एक पिंडारियों ने भी काफ़ी रेजिस्ट करा था अंग्रेजों को। पिंडारी पहले मराठाओं के भाड़े के सैनिक थे, बाद में लूटपाट करने लगे और अंग्रेजों ने मराठों पर पिंडारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्हें तो कोई ना कोई जरिया चाहिए था मराठों को और कमजोर करने का। इस तरीके से चीज़ें चली और बसैन की संधि से मराठा सम्मान को ठेस ऑलरेडी पहुंची थी। उन्होंने अंग्रेजों ने काफ़ी एक तरीके से असम्मानजनक शर्तें रखी थी मराठों के लिए। बाजीराव द्वितीय ने 1817 में मराठों को एकजुट करने का प्रयास तो करा, क्योंकि बाजीराव द्वितीय पहले भी ज़्यादा सक्षम तो था नहीं, तो इस चीज़ें अच्छी कर नहीं पाया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, पेशवा ने पुणे रेजिडेंसी पर हमला करा, नागपुर में अप्पा साहब ने अंग्रेजी रेजिडेंसी पर हमला करा, लेकिन मराठे राज्यों में प्रशासनिक अवस्था थी, सिंधिया और भोसले कमजोर पड़ गए, तो अल्टीमेटली अंग्रेज जीत गए। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध तो वैसे भी मराठे काफ़ी कमजोर थे इस समय, अंग्रेज आसानी से जीत गए। तो इसमें कुछ युद्ध हुए थे, खड़की का युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध, महिदपुर का युद्ध, बस नाम याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। और प्रमुख संधियाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पूना की संधि हुई थी पेशवा के साथ, ग्वालियर की संधि हुई थी सिंधिया के साथ, मंदसौर की संधि हुई थी होलकर के साथ। बस याद रखना, पूना के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, मंदसौर के होलकर, इनके साथ संधि करी थी अंग्रेजों ने। परिणाम क्या हुआ, जून 1818 में बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया, पेशवा पद समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को क्या कर दिया, पेंशन पर भेज दिया, कानपुर में बैठा दिया। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का शासक बनाया गया, मराठा संगठन का विघटन हो गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशनर बना दिया यहाँ से अंग्रेज, जैसा कि वो करते जा रहे थे मुगलों के साथ भी, उस तरीके से चीजें चली। पेंशनर बना के उनकी शक्ति छीन कर दी मराठों की। फिर देखते हैं सब्सिडरी अलायंस, ये काफी इंपॉर्टेंट रही थी। अंग्रेजों ने इससे काफी ज्यादा क्षेत्र अपने नाम पे कर लिए थे। तो इसका प्रवर्तक कौन था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वेलेजली। कब शुरू करी, 1798 में। एक्चुअल में जो विचार था ना डुप्ले का था। डुप्ले जो फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध के दौरान जो था ना, अच्छा एक शासक था डुप्ले, उसका कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा किसने, वेलेजली ने, 1798 में। इसमें क्या शर्तें होती थी ये थोड़ा सा समझिएगा, इससे आपको सहायक संधि समझने में आसानी होगी। भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी होगी, मतलब अब अपनी सेना नहीं रखेंगे, ब्रिटिश सेना रखेंगे। सेना के खर्चे तो सब्सिडी देनी होगी, एक तो ब्रिटिश सेना रखो, उनको सब्सिडी भी दो। किसी अन्य यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रख सकते, मतलब फ्रांसीसी, डच या कोई और होंगे तो उनसे संबंध नहीं रख सकते, सिर्फ अंग्रेजों से रखने होंगे। अन्य भारतीय राज्यों से समझौते है तो अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक, हर जगह अंग्रेजों की अनुमति चाहिए भाई। राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त होगा, यानी कि एक बंदा रहेगा जो ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करेगा दरबार में। इस तरीके से चीजें चली। तो सहायक संधि अपनाने वाले जो राज्य थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में, फिर मैसूर ने 1799 में, जैसा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर ने और हैदराबाद में को भी कैप्चर कर लेते एक तरीके से अंग्रेजों ने वहाँ। फिर तंजौर में 1799 में, अवध में 1801 में, पेशवा 1802 में, जो बसैन की संधि हुई थी उसके बाद। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सहायक संधि को इस तरीके से याद रख सकते हैं, HMT। HMT की वॉच आती थी ना, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर उसके बाद अवध और पेशवा। HMT AP। HMT कहाँ बनती है, आंध्र प्रदेश में, ऐसे करके याद रख सकते हैं सहायक संधि का। फिर आगे देखते हैं पंजाब और रणजीत सिंह के साथ किस तरीके से संबंध थे, यानी कि अंग्रेजों के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे, भारत के विभिन्न जो अन्य साम्राज्य थे, उनसे किस तरीके से संबंध थे और क्या क्या चीजें हुई उनको डिस्कस करते हैं। तो पंजाब और रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह काफी एक महान शासक माने जाते हैं, और ये क्या था, पंजाब में एक तरीके से मिसलें चलती थी, सिखों में मिसलें चलती थी। तो इनमें जो मिसल थी उसमें एक मिसल थी, मिसल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आप, एक कुल बोल सकते हैं, एक परिवार बोल सकते हैं, या एक कुटुंब बोल सकते हैं। तो शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे कौन, महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन बना एग्जाम में, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, शुकर चकिया मिसल से। 12 सिख मिसल में से एक मिसल थी ये, महाराजा रणजीत जिससे संबंधित थे। तो क्या हुआ, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई 1809 में, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। इसमें क्या किया गया, सतलुज नदी जो है उसको सिख साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा घोषित किया गया। ये जो पंजाब है, पंजाब और अंग्रेजों के बीच सतलुज नदी को बॉर्डर घोषित किया गया। फिर रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई 1839 में। इसके बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। फिर आंग्ल सिख युद्ध ने जन्म लिया, यानी कि बेसिकली जहां अस्थिरता होती है अंग्रेजों ने मौका ढूंढा और युद्ध करके अपने कब्जे में करने की कोशिश करी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845-46 में हुआ है। इसमें सबसे पहले हुआ था अलीवाल का युद्ध। इसमें
क्या हुआ, अंग्रेजों को सफलता मिली, बेसिकली अंग्रेज जीते। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सिख साम्राज्य की पराजय होगी, पंजाब का एक बड़ा भाग ब्रिटिश प्रभाव में आ गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत के रूप में स्थापित किया गया। तब तक जम्मू कश्मीर जो है बेसिकली पंजाब के इन्फ्लुएंस में था। फिर होती है लाहौर की संधि, जिसमें महाराजा दलीप सिंह और अंग्रेज के बीच में हुई और सिखों ने क्या करा, युद्ध क्षतिपूर्ति होने पर सहमति व्यक्त करी। वही अंग्रेज इस तरीके से क्या होते, इंडेमनिटी मांगते थे, उसी तरह की चीजें चली, ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ गया। लाहौर उस समय सिख साम्राज्य की राजधानी थी, तो लाहौर पे भी एक तरीके से अंग्रेजों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया। फिर उसके बाद एक और संधि हुई थी, बैरोवाल की संधि। इसके तहत क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, 1846 में बैरोवाल की संधि, लाहौर की संधि भी 1846 में ही है और अलीवाल का युद्ध भी 1846 में ही। सारे के सारे याद रखिएगा, इनके वर्ष आते हैं। तो पंजाब पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। दिलीप सिंह नामात्र के शासक बन गए। बाद में भी दिलीप सिंह को महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया था, फिर वहीं उन्होंने पढ़ाई करी, ये सब चीजें चली। अंग्रेज रेजिडेंट को वास्तविक शक्ति प्राप्त हुई। फिर आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। फिर जो बेसिकली सिख साम्राज्य में कुछ लोग थे जो अभी भी अंग्रेजों से खुश नहीं थे, उन्होंने रिबेलियन करने की कोशिश करी। तो 1848 से 49 के बीच में ये हुआ। सिखों की पुनः पराजय हुई। पंजाब में पूर्ण विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। अब पंजाब पूरा का पूरा ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया। दलीप सिंह को बंदी बना लिया गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के कब्जे में चले गया। दलीप सिंह को बंदी बनाकर बेसिकली महारानी जो उस समय थी ब्रिटिश महारानी, उनके पास भेज दिया। वहीं उन्होंने पढ़ाई करी, वहीं रहे, इस तरीके से चीज़ें चली और एक तरीके से शांति समझौता हो गया किससे, पंजाब के राजा के साथ ब्रिटिशर्स का, और सारा का सारा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तत्कालीन गवर्नर कौन था, डलहौजी था। डलहौजी के समय में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखना हमने आंग्ल सिख युद्ध। अब देखते हैं ब्रिटिश भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ किस तरीके के संबंध थे। आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी कि नेपाल के साथ कैसे संबंध थे, युद्ध तो कराए उन्होंने। तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में। कौन था इसमें, गवर्नर जनरल हेस्टिंग था। सुगौली की संधि होती है 1816 में, जिसमें क्या होता है, उत्तराखंड का इलाका किसके कब्जे में आ जाता है, जो गोरखाओं के पास था, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। नेपाल ने कुमाऊं, गढ़वाल और तराई के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में सीमा निर्धारित हुई। काली नदी को सीमा बनाया गया। नेपाल की पराजय हुई। अंग्रेजों की हिमालय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816। अगला पड़ोसी देश बर्मा, यानी कि म्यांमार। आंग्ल बर्मा संबंध किस तरीके से चले। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एमहर्स्ट। नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और एक इंपॉर्टेंट संधि हुई यांडाबू की संधि 1826 में, जिसके तहत क्या हुआ, जो बर्मा के इन्फ्लुएंस के अंदर असम, मणिपुर और अराकान क्षेत्र थे, वो सब अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। बर्मा ने युद्ध क्षतिपूर्ति दी, जैसा कि अंग्रेज करते ही थे, युद्ध क्षतिपूर्ति यानी कि इंडेमनिटी लेते थे, वो सब किया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 से 53 के बीच में। इस समय कौन था, डलहौजी था। निचला बर्मा यानी कि लोअर बर्मा अंग्रेजों के अधीन आ गया। पेगू पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। फिर तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 में। इसमें कौन था, डफरिन। इसी समय डफरिन के समय ही क्या हुआ था, आपकी कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, आगे हम लेक्चर्स में देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। संपूर्ण बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया 1885 में। फिर बर्मा को ब्रिटिश भारत का भाग बना दिया गया। ठीक है, तो आंग्ल बर्मा संबंध में अगर हम देखें तो किस तरीके से चीजें चली। पहले वाले में असम, मणिपुर वाले क्षेत्र को कब्जा करा, दूसरे वाले में पेगू को, तीसरे वाले में पूरा बर्मा कब्जा कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आंग्ल बर्मा संबंध चले। फिर देखते हैं आंग्ल तिब्बत संबंध। तिब्बत के साथ बेसिकली अंग्रेजों को पता चला कि रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो अंग्रेजों ने सोचा कि तिब्बत में भी अपना थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाते हैं ताकि रसिया को कंट्रोल किया जा सके। तो ल्हासा की संधि 1904 में। फ्रांसिस यंग हेजबैंड गया कहाँ, ल्हासा। याद रखना, यंग हेजबैंड मिशन पूछा जाता है किससे संबंधित है, आंग्ल तिब्बत संबंध से संबंधित है, 1904 का। इसमें वायसराय कौन था, कर्जन था। कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन भी हुआ था। प्रमुख प्रावधान क्या थे, तिब्बत में ब्रिटिश व्यापारिक अधिकार स्थापित हुए। ब्रिटिश में किसी अन्य विदेशी शक्ति को विशेष अधिकार नहीं देगा तिब्बत में। इस तरीके से चीजें चली। ब्रिटिश प्रभाव तिब्बत तक विस्तारित हुआ आंग्ल तिब्बत संबंध से। फिर क्या हुई, आंग्ल अफगान संबंध को देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से चीजें चली। ऑकलैंड की अफगान नीति पूछा जाता है। ऑकलैंड की अफगान नीति किस तरीके से थी, तो ऑकलैंड ने क्या करा, अफगानिस्तान में ब्रिटिश समर्थक शासक स्थापित करने की कोशिश करी। तो ऑकलैंड ने क्या करा, जो अंग्रेजों का वफादार शासक था, ऐसे बंदे को अफगानिस्तान में बिठाने की कोशिश करी ताकि रसिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके, क्योंकि रसिया का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा था। उसी वजह से इन्होंने तिब्बत से भी संबंध बनाए, उसी वजह से इन्होंने अफगानिस्तान से भी यानी कि अफगानियों से भी संबंध बनाए ताकि रसिया को एक सीमा तक कंट्रोल किया जा सके।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये कब हुआ? 1839 से 1842 के बीच में। दोस्त मोहम्मद खान को हटाकर शाह शुजा को शासन में बैठाया गया। क्या हुआ? अंग्रेजों को भारी क्षति हुई, क्योंकि यहाँ पे रसिया भी एक तरीके से, एक पार्टी को रसिया सपोर्ट कर रहा था, एक पार्टी को ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, इस तरीके से चीजें चली, तो इसमें अंग्रेजों का नुकसान हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में। फिर क्या हुआ? जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी नीति पूछी जाती है। ये किसकी है? मास्टरली इनएक्टिविटी नीति यानी कि अक्रियता की नीति अफगानिस्तान से किसके है? जॉन लॉरेंस की। इसके तहत अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना अंग्रेजों ने कोशिश करी कि हम अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वो अफगानिस्तान में देख चुके थे कि उनकी हार हुई थी। तो 3 बंदों की थी, एक तो ऑकलैंड की थी, एक जॉन लॉरेंस की थी। ऑकलैंड ने क्या बोला? ब्रिटिश समर्थक को वहां शासक बनाना है। लॉरेंस ने क्या बोला? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। फिर लिटन ने क्या करा? लिटन ने थोड़ा सा एक तरीके से जो ज्यादा बोल सकते हैं कि आक्रामक रूख अपनाया। तो लिटन ने क्या करा? अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करी। 1870 के दशक में जो रूसी विस्तारवाद जो चल रहा था उसको लेकर ब्रिटिश चिंताएं बनी रही, यानी कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एक बॉर्डर बना लेते हैं वरना रसिया कहीं घुस के इंडिया में ना आ जाए। तो भारत का जो वायसराय था उसमें कौन था? लिटन था, 76 से 80 के बीच में। तो उसने आक्रामक रूख अपनाया और कोशिश करी कि अफगानियों को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से चीजें ली आंग्ल अफगान संबंध में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच में। इसमें हुई थी गंडमक की संधि 1879 में। अफगान विदेश नीति पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। काबुल में ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया गया। अब धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू करा अंग्रेजों ने। फिर अफगानिस्तान ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में आ गया। फिर तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1919 में। ये तो बेसिकली तब तो ऑलमोस्ट सारे अफगानिस्तान पे ऑलमोस्ट ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था ही, तो एक बस इसकी डेट याद रखिएगा। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ? 1919 में। ऐसे ही उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया, जहां से खान अब्दुल गफ्फार खान भी बिलोंग करते थे, तो ये इसके तहत क्या हुआ? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय इंडिया का हिस्सा था, तो इसके बीच में डूरंड रेखा खींची गई 1893 में। किसने? मार्टिमर डूरंड के रिस्पेक्ट में। तो ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारित की गई और यह समझौता अमीर अब्दुल रहमान खान के साथ हुआ, उसमें जो अफगानिस्तान में रूल कर रहा था। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा का आधार मानी जाती है, डूरंड रेखा। ठीक है, इस तरीके से चीजें चली। तो भारत के ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के किस तरीके से संबंध रहे, पड़ोसी देशों के साथ, भारत में मराठों के साथ उन्होंने किस तरीके से अपने संबंध रखे, ये सब चीजें हमने देखी। किस तरीके से युद्ध हुए, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी इस लेक्चर में। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।